चलिए हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं और बात करते हैं। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन पे डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम लोग देखे कि कैसे इसकी खोज की गई, खोज के दौरान कैसे इसमें संशय बना, अलग अलग पुरातत्वविद, अलग अलग सोच। फिर हमने ये देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप में यानी कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कहाँ तक फैला हुआ था, कौन से इसके पॉपुलर साइट थे। ये 3 चीजें हमने डिस्कस किया, शायद 3 क्लास में या 2 क्लास में। अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं, जो कंट्रोवर्शियल है, जो विवादित है, उसकी बात करने वाले हैं। वो ये है कि सिंधु घाटी की उत्पत्ति या इमर्जेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में विद्वानों में क्या मत है, यानी कि सिंधु घाटी की उत्पत्ति से संबंधित मत। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखे हैं, देन वो आस्क, देन ही विल आस्क, ही कैन आस्क या दे कैन आस्क। जो जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो पूछ सकता है। सिंधु घाटी के उत्पत्ति से संबंधित मत। तात्पर्य ये है इस टॉपिक का कि अभी तक हम लोग देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता है क्या। तो ये भारत का या इंडिया का सिविलाइजेशन है। ये सिविलाइजेशन या सभ्यता ही एक स्टैंडर्ड है, मानक है भारतीय लोगों का कि हम ऐसे थे तो हमको आज कहां पे होना चाहिए। आज से हम 5500 साल पहले ऐसे थे तो आज हमको यहां पे होना चाहिए था। ये हमारा मानक है सिविलाइजेशन का। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही हम लोग अपने आप को सिविलाइज कर लिए थे, पूरी तरह से एक तरह से कहा जा सकता है कि सभ्य हो गए थे, डिसिप्लिन में हो गए थे। हमारा सब कुछ था, अपना स्क्रिप्ट था, लिपि था, अपनी लैंग्वेज थी, अपना आर्किटेक्ट था, अपना डेवलप ट्रेड था, व्यापार था, सब कुछ अपना सेटअप था। एकदम स्मूथ लाइफ चल रहा था। वो स्मूथ लाइफ के भारतीय एक लंबे समय के बाद किसी दूसरे के अधीन, ब्रिटिशर्स के अधीन आ जाते हैं। ब्रिटिशर्स उनको कब्जे में ले लेते हैं। उससे पहले इस्लामिक आक्रांताओं के द्वारा भारत को कब्जे में लिया गया। तो इस्लामिक आक्रांताओं के द्वारा जब कब्जे में लिया गया तो उससे ज्यादा हमें परेशानी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ की ही बहुसंख्यक आबादी कन्वर्ट होकर के इस्लाम बनी थी, इस्लाम को अपनाई थी, चाहे वो शौक से अपनाए या दबाव में अपनाए। वो यहीं पर रह गए थे और इसी संस्कृति में एडजस्ट हो गए थे, तो उनसे हमको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन जो बाहर से ब्रिटिशर्स आए थे वो हमेशा बाहर ही बने रहे। अब वो बाहर ही बने रहे और हम पे हुकूमत कर रहे हैं। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए या इस चीज को कह सकते हैं कि जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई हम शासन इसलिए तुम पे कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारा लाइफ बेटर हो सके। हम अपनी तरह तुमको मॉडर्न बनाएंगे, हम अपनी तरह तुमको एडवांस बनाएंगे, हम अपनी तरह तुमको डेवलप बनाएंगे। और ये कह करके हमें लंबे समय तक अपने कब्जे में रखा गया और हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका मैक्सिमम यूज किया गया फॉर द फेवर ऑफ इंग्लैंड के फेवर में। अब हम छटपटा रहे हैं निकलने के लिए कि इनके कब्जे से निकले, क्योंकि हमारी स्थिति बद से बदतर होने लगी। गरीबी, भुखमरी, अकाल सब कुछ होने लगा। लिटरेसी सब खत्म हो गया। जो ग्रोथ हमारा पहले का था सब खत्म हो रहा है। तो हमारे अंदर एक अजीब टाइप का हीन भावना, कॉम्प्लेक्सन डेवलप हो गया कि हम लोग यार कुछ भी नहीं है, हम बने ही है गुलाम होने के लिए। पहले मुसलमानों के रहे, अब अंग्रेजों के हो गए हैं। लेकिन इसी समय मिल जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। पता चलता है कि अरे बाप रे बाप, ये भारतीय तो आज से 5500 साल पहले ऐसे थे, डेवलप थे। अब इस चीज को छुपाया गया, दबाया गया। तो उनके जो इतिहासकार थे उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अलग तरीके से इंटरप्रेट करना शुरू किया, अलग तरीके से वर्णन करना शुरू किया या बताना शुरू किया कि सिंधु घाटी सभ्यता दरअसल भारतीयों का नहीं है, ये भारतीय नहीं है, ये कहीं बाहर के हैं, ताकि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस ना आए कि हम भी कभी थे। जैसे होता है ना कि आप लोग देखेंगे कि जब आपका किसी से कंट्रोवर्सी होता है या कंपटीशन होता है, देन आप उस समय कहते हैं कि हम भी कभी थे।
जैसे आज भी हमसे जो कोई मिलता है, जैसे तो हमसे मिलने के बाद जब हमारी बातचीत होती है तो वो सामने वाला कहता है, या कोई भी किसी के साथ भी हो सकता है घटना, कि आप जब होंगे अपने समय में तो आप भी कुछ होंगे। तो इसका मतलब यह है कि ये बात कहने से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। तो भारतीयों को कॉन्फिडेंस मिला तब जब इनको ये पता चला कि ये सभ्यता इनकी अपनी सभ्यता थी, ये लोग अपने लोग थे, कोई बाहरी लोग नहीं थे। लेकिन ब्रिटिशर्स कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये आप नहीं है, आप लोग नहीं है, बल्कि बाहर के लोग थे ये लोग, और कह करके आपको डेमोरलाइज किया जा रहा है। और आप हैं कि अपना माइंड सेट हाई रखे हुए हैं, आप हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। और वो कह रहे हैं नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस अगर बढ़ जाएगा इसका तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर हमको भगाने लगेगा। तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में दो तरह का मत है कि ये सभ्यता किसकी थी, कौन इसको डेवलप किया था, इसमें जो लोग थे कहाँ के थे। तो जो ब्रिटिशर्स थे, जिसको हम लोग साम्राज्यवादी इतिहासकार कहते हैं, इंपीरियल हिस्टोरियन, साम्राज्यवादी इतिहासकार, और दूसरा था भारतीय। अब साम्राज्यवादी इतिहासकार है तो ये चाहता है कि हम ऐसा थ्योरी दें जिससे ये प्रूफ हो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भारतीय नहीं है बल्कि बाहर के हैं। और भारतीय इतिहासकार जो हैं वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये सिंधु घाटी सभ्यता हमारी अपनी सभ्यता है और हम लोग ऐसे थे। अब यहां पे शुरू होता है कॉन्फिडेंशियल वॉर, किसका ज्यादा कॉन्फिडेंस, किसकी बातों को भारतीय एक्सेप्ट करें। तो ये दो ऐसे मत हैं जिस मत से पता चलेगा हमको कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन थे। अब ये माना जाता है, रिसेंट में जो एक्सेप्टेड थ्योरी है वो ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भारतीय नहीं थे, कोई बाहर के लोग नहीं थे और न तो बाहर से कोई प्रभाव था। लेकिन इनका तर्क कुछ और है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के उत्पत्ति से संबंधित दो तरह के मत है, एक साम्राज्यवादी इतिहासकारों का मत और दूसरा भारतीयों का। तो सबसे पहले इन्हीं के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है। इन्होंने जो थ्योरी दिया उसको कहा जाता है सांस्कृतिक विसरण थ्योरी, कल्चरल, सांस्कृतिक, इसको लिख लेना है, विसरण, कल्चरल स्प्रेड थ्योरी, कल्चरल स्प्रेड थ्योरी, विसरण थ्योरी, कल्चरल या सांस्कृतिक विसरण का सिद्धांत। ये सिद्धांत ये कहता है, इसको लिख लेंगे आप लोग फटाफट, ये साम्राज्यवादी इतिहासकारों का थ्योरी है। ये थ्योरी क्या कहता है समझ लीजिएगा, तब आपका दिमाग खुल जाएगा कि कितना बड़ा कॉन्स्पिरेसी था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, किस तरह से लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा था। देखिए, जो हम लोगों का क्लास का जो ऑब्जेक्टिव है या उद्देश्य है वो ये है कि आप कुछ इस तरह से तैयारी कर लीजिए जीएस का, जो भी पेपर आप पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट, तो इस तरह से तैयारी कर लीजिए कि आपको जिस लेवल के एग्जाम में पार्टिसिपेट करना हो आप आराम से पार्टिसिपेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा मकसद ये है, इसीलिए हम उन छोटी छोटी बातों को भी बता देना चाहते हैं जो आपको हर एक लेवल पे काम है। तो सांस्कृतिक विसरण थ्योरी या कल्चरल डिफ्यूजन थ्योरी या एक स्प्रेड थ्योरी क्या है, ये हम बात करते हैं। तो ये थ्योरी दरअसल ये कहता है कि भारत का जो सिंधु घाटी सभ्यता है, भारत का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो गुजरात से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के कश्मीर से लेकर के अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए सिंध, बलूचिस्तान, ऐसे ये सारे क्षेत्र में फैला हुआ है। अब जो सांस्कृतिक विसरण थ्योरी है या कल्चरल डिफ्यूजन थ्योरी, ये थ्योरी ये कहता है कि भाई यहाँ पे जो लोग हैं, जो डेवलप लोग हैं, जो नगर में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, जिनका ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड है, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जिनके पास अपना शिप है, पानी का जहाज, नाव, जिनके पास वैरायटी ऑफ करेंसी है, मुद्रा है, रोम का भी मुद्रा है, मेसोपोटामिया का भी सिक्का है, वो लोग जो मैदान में भी रह रहे हैं
कोस्टल रीजन में भी रह रहे हैं, नदियों के किनारे भी रह रहे हैं। वो लोग जो पक्की हुई मिट्टी की बनाई गई 2-2 मंजिला इमारत में रह रहे हैं, वो लोग जिनकी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, वो लोग जिनका अपना सेट डेवलप किया हुआ ड्रेनेज सिस्टम है, आधुनिक नाली प्रणाली जो आप देख रहे हैं, जो सड़क देख रहे हैं, इस तरह की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वो लोग कहाँ के थे? अब भारतीयों के भाई पता चल गया कि ये तो हम लोग थे, और ब्रिटिशर्स कह रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज आप कहाँ जानेंगे, आप लोग तो बेवकूफ आदमी है, सपेरा साधु वाला आदमी है, जंगल में रहते हैं, आप लोग को ये सब क्या मतलब है, आप लोग को नहीं पता है। लेकिन इनको पता चल रहा है कि नहीं, ये तो हम ही लोग थे। तो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये जो लोग थे, इतने डेवलप लोग, ये यहाँ के लोग नहीं थे, बल्कि मेसोपोटामिया सब के लोग थे। दूसरा कह रहा है कि मिस्र के लोग थे, मिस्र की सभ्यता के लोग थे। ये 2 थ्योरी ये देते हैं। मिस्र अफ्रीका में है, इजिप्ट जिसको कहा जाता है, अभी इजिप्ट कहा जाता है। मेसोपोटामिया इराक को कहा जाता है। पहले इराक का नाम मेसोपोटामिया था, जब इस्लाम नहीं था तब। इस्लाम से पहले मेसोपोटामिया था। तो मेसोपोटामिया इराक, मिस्र की सभ्यता इजिप्ट में, अफ्रीका में है, अफ्रीका में मिस्र है, नील नदी के किनारे। मिस्र की सभ्यता विकसित हुई थी नील नदी के किनारे। अब देखो यहाँ पे नील नदी के किनारे। मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई दजला फरात नदी, ये सब याद रखना है, दजला फरात नदी। और भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस नदी के किनारे विकसित हुई? सिंधु घाटी के किनारे। विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हैं, चाइनीज सभ्यता कहां डेवलप हुई? वांगहो नदी के किनारे। इंका माया सभ्यता अमेरिका की कहां विकसित हुई? मिसिसिपी मिसौरी नदी के किनारे। तो विश्व की जितनी भी सभ्यताएं विकसित होंगी वो नदी के किनारे ही डेवलप होगी। क्यों डेवलप होगी? क्योंकि जल ही जीवन है। आज भी देखिएगा, जो भी शहर विकसित होगा या बड़ा होगा वो किसी न किसी नदी के किनारे ही होगा, क्योंकि पानी चाहिए। सबसे पहले बुनियादी जरूरत क्या है? पानी। अगर पानी मिलेगा तो आसपास खेती भी हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग भी हो जाएगा, इंडस्ट्री भी डेवलप हो जाएगा। तो पानी सबसे पहले चाहिए। इसीलिए जितनी भी विकसित सभ्यताएं हुई वो सब के सब नदी के किनारे हुई। तो सांस्कृतिक विसरण थ्योरी ये कहता है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग या मोहनजोदड़ो की सभ्यता के लोग या हड़प्पा सभ्यता के लोग दरअसल यहाँ के नहीं थे, बल्कि इनसे प्रभावित होकर के या यहीं के लोग ही थे। ये समझ में आया हम क्या कहना चाहते हैं? अब सवाल ये उठता है कि ये मत देने वाले कुछ स्कॉलर होंगे, कुछ विद्वान होंगे, तो उनका नाम आपको याद रखना है। दूसरा, उन्होंने किस तथ्य के आधार पर या किस प्रमाण के आधार पर यह बात साबित करने की कोशिश की कि सिंधु घाटी सभ्यता दरअसल मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता का उपनिवेश था, कॉलोनी था। किस आधार पर? तो वो फैक्ट हमको ढूंढना है और उसके बाद देखना है, कंपेयर करना है कि क्या वाकई में इन्होंने जो ये जो बात कह रहे हैं क्या वाकई में सत्य है। तो पता चलेगा ना, ये तो एक तरफा बात कर रहा है, ये पूरी तरह से सत्य नहीं कह रहा है। जैसे होता है ना, घर में हम लोग कहीं जाते हैं तो घर वाले को बेवकूफ बनाने के लिए आधी बात सच बोलेंगे, आधी बात झूठ बोल देंगे, मिला जुला करके ऐसा गड़बड़ झाला कर देंगे, घर वाला कंफ्यूज हो जाता है कि कहना क्या चाह रहा है या क्या कहा है, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। तो इसी तरह से ये लोग भी किए हैं। तो ये इन्होंने कहा कि दरअसल सांस्कृतिक विसरण हुआ है, यानी यहाँ की संस्कृति यहाँ आई है, इन्होंने यहीं से सीखा है, यहाँ के लोग इन्हीं लोगों से सीखा है, इन्हीं लोगों का कॉपी किए हैं और कॉपी करके डेवलप हुए हैं। अब उन्होंने कुछ प्रमाण दिया है कि ये सब चीज होता था, देखो सिंधु मेसोपोटामिया की सभ्यता में और मिस्र की सभ्यता में, और यहाँ भी होता है, इसीलिए ये सभ्यता इनकी उपनिवेश थी। ये समझ में आया बात? अब सवाल यह है कि इसमें शामिल कौन कौन लोग हैं। तो
तो सबसे पहला जो नाम आता है वो है जॉन मार्शल का। जितने भी अंग्रेज हैं, एक दो भारतीय भी हैं, तो सबसे पहला जो सांस्कृतिक विसरण थ्योरी को समर्थन किया या लाया वो जॉन मार्शल। ये नाम याद रखना है, ये सब अपने आप में क्वेश्चन है, विशेष करके नीट के एग्जाम, यूपीएससी के एग्जाम में ये सब, या आजकल हो सकता है वनडे एग्जाम एसएससी में भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसका कोई माई बाप नहीं है। जॉन मार्शल। नेक्स्ट लिखो, गार्डन चाइल्ड क्या ईस्वी मतलब जॉन मार्शल जब पुरातत्व विभाग का जब अध्यक्ष बना था तो उसके बाद ही कहेगा। जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष कौन बना, महानिदेशक कब बना था? 21 में। उन्हीं के डायरेक्शन में ना दयाराम साहनी फिर खुदाई की हड़प्पा का, तो वो जानने की जरूरत, वो ईस्वी जानने की जरूरत नहीं। अभी ईस्वी इतिहास में पढ़ने जाएगी, अभी लाखों इतिहास में डेट है, वो सब फालतू है, वो सब अनावश्यक चीज में दिमाग नहीं खपाना है। ठीक है, हाँ ठीक है, वेरी गुड, अच्छा पूछो। पहला जॉन मार्शल, दूसरा गार्डन चाइल्ड, ये नाम ही याद रखना काफी है, गार्डन चाइल्ड। दूसरा मार्टिन व्हीलर, तीसरा नेक्स्ट E.J.H. मैके, E.J.H. मैके, सिर्फ मैके नाम रखना, याद रखना, H मैके, H मैके। नेक्स्ट क्रैमर या क्रेमर, एक और एक भारतीय भी है जिसका नाम है डी.डी. कौशाम्बी, डी.डी. कौशाम्बी। डी.डी. कौशाम्बी प्रथम भारतीय वामपंथी इतिहासकार थे या सबल्टोरियन हिस्टोरियन थे, जो साम्राज्यवादी सोच लेकर के इतिहास, भारतीय इतिहास का मूल्यांकन किया है। तो इसमें एक नाम डी.डी. कौशाम्बी का भी, उन्होंने भी तर्क ये दिया कि दरअसल सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता का सांस्कृतिक प्रसार का परिणाम था। समझ में आया? प्रथम भारतीय इतिहासकार थे जिन्होंने ये तर्क दिया था, जो ये तर्क दिए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता सांस्कृतिक विसरण का परिणाम है। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है मेरी बात? अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन से इतिहासकार ने, कुछ प्रमुख इतिहासकारों ने क्या कहा है विसरण थ्योरी पे, या डिफ्यूजन थ्योरी जो है, सांस्कृतिक डिफ्यूजन थ्योरी, उस थ्योरी पे कौन से इतिहासकारों ने क्या कहा है। ज्यादा करें, 2-3 का नाम आप 2-3 के बारे में जान लीजिए। सामान्यतः सबने एक ही बात कहा है, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ पर्टिकुलर बात कहा। जैसे लिखो क्रैमर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में लोग मेसोपोटामिया से आए थे। सीधे ये कह रहा है कि यहाँ के जो लोग थे वो मेसोपोटामिया से आकर के ही लोग यहाँ पे रह रहे थे, यानी कि यहाँ के जो लोग थे वो मेसोपोटामिया के लोग थे। ये स्टेटमेंट है क्रैमर का। ये सीधा कर दिया कि मेसोपोटामिया के लोग ही यहाँ आए थे भारत में। इसने कोई ये नहीं कहा कि संस्कृति का प्रसार यहाँ हुआ, कहा कि यही लोग यहाँ पे आए थे, वही लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो एक अलग ही बात कह दिया सीधा। तो दूसरी ओर मार्टिन व्हीलर ने कहा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार और गढ़ी, अन्नागार यानी
अन्न को रखने के लिए जो स्टोर हाउस बनाया गया था, इसको कहा जाता है अन्नागार। स्टोर हाउस है जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपना सरप्लस प्रोडक्शन को, अन्न को रखते थे ऑफ सीजन के लिए, या संकट में बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया तो वैसी स्थिति में उसका यूज करें। ये मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो आपको पता ही है कि ये कैपिटल था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो मार्टिन व्हीलर ने कहा कि जो मोहनजोदड़ो में अन्नागार मिला है और दूसरा जो गढ़ी है, या आप गढ़ी कह सकते हैं कि वो जगह जो ऊंचा है और चारों ओर से ऐसे घिरा हुआ है, किलाबंद किया हुआ है। जैसे आप देखे होंगे कि जो सेंसिटिव क्षेत्र होता है उसको हम लोग चारों तरफ से सुरक्षा प्राचीर से, सेफ्टी वॉल से घेर देते हैं। तो इन्होंने कहा कि मोहनजोदड़ो से जो गढ़ी मिला है, गढ़ी, आज भी गढ़ी जाएंगे दिल्ली में तब पीरा गढ़ी, तो वो गढ़ी का ये गढ़ी मिलेगा। वो टीला होता था, उच्च स्थल, और उस उच्च स्थल को चारों ओर से घेर भी दिया जाता था ताकि दूसरे लोग उसमें प्रवेश न करें, अनवांटेड लोग उसमें घुस न पाए। तो मार्टिन व्हीलर ने कहा कि मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार मिला है और जो गढ़ी मिला है उसमें जो लकड़ी का प्रयोग किया गया है सहतीर के रूप में, सपोर्ट के रूप में, उस तरह की प्रैक्टिस मेसोपोटामिया में होता था। इसीलिए सिंधु घाटी की सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता का सांस्कृतिक विसरण है। अब ये तर्क है मार्टिन व्हीलर का। उन्होंने लकड़ी के सहतीर के आधार पर, इसमें लकड़ी का सहतीर प्रयोग किया गया है। सहतीर का मतलब यह है कि कोई बिल्डिंग, इमारत को ढकने के लिए हम लकड़ी का प्रयोग किए हैं। जैसे आज हम लोग रॉड लगाते हैं, सीमेंट से फिर डालते हैं, तो लकड़ी का लगा करके इस तरह का प्रैक्टिस मेसोपोटामिया में होता था और दिन यहाँ पर भी हो रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि ऐसा वहां होता था, यहाँ भी हो रहा है। इसका मतलब है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का यह कॉपी था। कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया के ही लोग थे। ये काम मार्टिन व्हीलर ने सिद्ध करने का कोशिश किया। क्रेमर ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, वो तो वही लोग थे, यहाँ आकर के रह रहे थे, इराक के मेसोपोटामिया के लोग, क्योंकि इनको सिद्ध ये करना था कि आप लोग कुछ नहीं है, जाहिल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, जंगल में रहते हैं, सपेरा है, हम लोग आए हैं तो आपको सुधार रहे हैं, नहीं तो आप लोग वैसे नहीं रह जाते। इसीलिए आप हमारे विरोध मत कीजिए, हम जैसा कर रहे हैं वैसा करिए। समझ में आया? इसी तरह से एक और इतिहासकार है गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इतिहासकार, हम लोग इंपॉर्टेंट इतिहासकारों का तर्क देख लेते हैं। तीसरा, गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड ने यह तर्क दिया कि मेसोपोटामिया में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था भवन निर्माण के लिए, सड़क निर्माण के लिए, फर्श बनाने के लिए। वहां पे कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था और यहां पर भी होता था। कहां पे? सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता का उपनिवेश था। समझ में आया? हाँ, मेसोपोटामिया का सर्वाधिक। इसी तरह से एक और इतिहासकार थे जिनका नाम था H.D. संकालिया। तो गार्डन चाइल्ड ईंट के आधार पर कि यहाँ पर ईंट मेसोपोटामिया में प्रयोग होता था, यहाँ पर भी हो रहा है, इसलिए ये मेसोपोटामिया का सभ्यता का कॉलोनी था, उपनिवेश था। एक और इतिहासकार आ गए, इनका नाम है H.D. संकालिया। नेक्स्ट, अब ये क्या कर रहे हैं? H.D. संकालिया ये क्या कर रहे हैं कि दरअसल सिंधु घाटी सभ्यता के जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान में, वहां पर चबूतरा मिला है।
ऊंचा चबूतरा आप देखे होंगे कि जैसे जहाँ पे पूजा वूजा कराया जाता है, जैसे बड़े बड़े मैदान में तो ऊंचा चबूतरा बना दिया जाता है, उसी पर मूर्ति रखा जाता है। या कहीं भी जैसे आप देखेंगे कि कोई इस्लामिक क्षेत्र है, मुस्लिम का क्षेत्र है, तो वहां भी देखेंगे कि तो ग्राउंड में एक ऊंचा चबूतरा बना हुआ होता है, उसके ऊपर वो धार्मिक कर्मकांड किए जाते हैं या धार्मिक प्रयोजन से उसका प्रयोग किया जाता है। तो बलूचिस्तान में चबूतरा मिला है। बलूचिस्तान कहाँ? पाकिस्तान। चबूतरा चबूतरा दरअसल हम लोग यहाँ पे चबूतरा कहते हैं, मेसोपोटामिया में इसको जिगुरेट कहा जाता था, जिगुरेट। तो एचडी संकालिया ने कहा कि भैया पाकिस्तान के जो अभी ये है बलूचिस्तान में जो चबूतरा मिला है वो मेसोपोटामिया के जिगुरेट के समान है। मेसोपोटामिया में भी था और यहाँ पर भी है, इसका मतलब मेसोपोटामिया का यह उपनिवेश है। तो इन्होंने जिगुरेट के आधार पर यानी चबूतरा के आधार पर जो बलूचिस्तान में मिला है ये बताने की कोशिश की कि सिंधु घाटी सभ्यता दरअसल क्या थी? मेसोपोटामिया का उपनिवेश थी या सांस्कृतिक विचरण का परिणाम था। समझ में आया? इसी तरह से एचडी संकालिया ने एक और तर्क दिया था कि कालीबंगा से एक चूल्हा मिला था, चूल्हा मिला है, तंदूरी चूल्हा आप कह सकते हैं। कालीबंगा राजस्थान में है, आपको पता ही है, जिसको हम कहते थे काली चूड़ियों का शहर था वो, इसलिए उसका नाम कालीबंगा पड़ा। एचडी संकालिया ने एक तो चबूतरा वाला तर्क दिया, दूसरा तर्क ये दिया कि भैया जो राजस्थान का कालीबंगा है वहां पे जो तंदूर मिला है यानी चूल्हा जो मिला है, उस तरह का चूल्हा ईरान में प्रयोग होता था। ईरान में तो कालीबंगा का तंदूर चूल्हा, इसके आधार पर एचडी संकालिया ने कहा कि इस तरह का चूल्हा का प्रयोग ईरान में होता था। तो इसका मतलब यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग और ईरान के लोग एक ही थे और इनके बीच आपस में संपर्क था। अब ये क्या तर्क हुआ? सोचो समझो, तुम बताओ। यहाँ तो दुनिया में भगवान कुदरत में एक ही तरह के 7 लोगों को बनाते हैं। आपके कॉपी, फोटो कॉपी 7 लोग इस धरती पे हैं। हर एक व्यक्ति का 7 कॉपी, कार्बन कॉपी इस धरती पे है। आपको पता है ये बात? हाँ, तो इस धरती पे हर एक व्यक्ति का 7 कॉपी है। तो कुदरत ने ही बना करके भेजा। यहाँ तो हम सामान अगर उसी की तरह से बना रहे हैं तो क्या मतलब है, क्या दिक्कत है? हम इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम उसका कॉलोनी हो गए, उपनिवेश हो गए या वो। तो ये जो तर्क है कहीं ना कहीं हम लोगों को बेमानी लगता है। समझ में आया? लेकिन हाँ, वेरी गुड। कुछ ऐसी और समानताएं थी जो सामान्यतः पूरा सिंधु घाटी सभ्यता में और मेसोपोटामिया के सभ्यता में भी मिलता है, जिसके आधार पर यह तर्क दिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया के सभ्यता का सांस्कृतिक विचरण या उपनिवेश का परिणाम था। क्या नेक्स्ट तर्क दिया जाता है? नेक्स्ट तर्क ये दिया जाता है कि जिस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे, उसी तरह से न तो मेसोपोटामिया के लोग करते थे न तो मिस्र के लोग करते थे। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी लोहे का प्रयोग नहीं करते थे, सोना का, चांदी का सबका प्रयोग करते थे, तांबा का, कांसा का सबका प्रयोग करते थे। लेकिन लोहे का प्रयोग न तो यहाँ होता था न तो मेसोपोटामिया में होता था। तो जब मेसोपोटामिया में नहीं होता था, यहाँ भी नहीं हो रहा था, इसका मतलब यह है कि वो एक ही है। दूसरा तर्क यह दिया जा रहा है कि जिस तरह से हड़प्पा के लोग कताई बुनाई का काम करते थे, कपास से सूत बनाते थे और सूत से वस्त्र का निर्माण करते थे, इस तरह का काम मेसोपोटामिया में भी होता था। इसलिए कहीं ना कहीं ये मेसोपोटामिया के सभ्यता का उपनिवेश था। अब ये कौन सा लॉजिक है भाई कि वहां हो रहा है, यहां हो रहा है? तो यहां तो लोगों का विचार मिल जाता है, हम जो सोचते हैं वही आप भी सोचने लगते हैं, तो ये तो सामान बन गया, तो क्या दिक्कत है? लेकिन ये तर्क कितना प्रासंगिक है, कितना प्रभावी है, ये हम इसका मूल्यांकन करेंगे।
समझ में आ गया कि ये सारे, ये कॉमन तर्क है, ये कोई तर्क नहीं है, ये सब चीज मिल रहा है जैसे जैसे। तो वहां भी मिला है, जैसे कपास यहाँ भी बनता था, वस्त्र यहाँ भी बनता था, वहां भी बनता था, कताई बुनाई यहाँ भी होता था, वहां भी होता था, लोहा का प्रयोग यहाँ भी नहीं होता था, वहां भी नहीं होता था। तो इसका मतलब यह है, तो ये कुछ समानताएं हैं, और इन समानताओं के आधार पर या सिमिलरिटीज के बेस पर यह कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया का कल्चरल डिफ्यूजन या कल्चरल एक्सटेंशन था, विस्तार था, या कॉलोनी था, उपनिवेश था, इन समानताओं के तर्क के आधार पर। ले नहीं, मिस्र का ना, अधिकतर मेसोपोटामिया। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग जब सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर हम लोग का क्लोज हो जाएगा, तो जब हम लोग वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तो उसमें तर्क दिया जाएगा कि जो आर्य हैं, जो अपने आप को श्रेष्ठ कह रहे हैं, जो हर एक भारतीय अपने आप को आर्य कहता है, आर्य का मतलब ही होता है श्रेष्ठ, ग्रेट पर्सन को आर्य कहा जाता है। भारत के जितने भी लोग हैं वो सब के सब आर्य हैं। अब शुद्ध आर्य कोई भी नहीं है, सब मिक्स हो गया है, सब रक्त मिश्रण हो गया, अशुद्ध रक्त हो गया सबका। शुद्ध आर्य का जो नस्ल है इस हिंदुस्तान में एकमात्र लद्दाख में एक गांव है, उसी गांव में आज भी इस धरती का शुद्ध आर्य है। वो दुनिया से वो लोग का कोई मतलब नहीं है। वहां पे लोग आते हैं अपने जनरेशन को प्योर करने के लिए। यूरोप से बड़े बड़े डेवलप कंट्री जो है वहां से लड़कियां आती हैं अपना जनरेशन सुधारने के लिए कि हम अपना प्योर रक्त कर सकें। एक ही गांव है लद्दाख में, आर्य क्या नहीं, हाँ बोलो। इसका मतलब यह है कि वैवाहिक करके विवाह करने के उपरांत अपना प्योर आर्य का जनरेशन हम लेकर के जाएंगे। तो ये तर्क है। लद्दाख पाकिस्तान में है बे, कुछ दिन में तो कश्मीर भी पाकिस्तान में भेज देगा। देख रहा है कि नहीं? यहीं से फेंक के मारेंगे, फोन में घुस के लगे टन से कपार पर। लद्दाख में आतंकी हमला नहीं होता है, कश्मीर में होता है। लद्दाख तो बर्फीला जगह है, बौद्धिस्ट लोग वहां पे अधिकतर हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं वहां पे, बर्फीला क्षेत्र है। हम लोग ज्योग्राफी में दिखाएंगे, पढ़ाएंगे, परेशान मत हो। कश्मीर का ऊपरी हिस्सा लद्दाख कहलाता है, लेह लद्दाख। ठीक है, हम लोग ज्योग्राफी में दिखाएंगे, पढ़ाएंगे, समझ में आएगा। लेकिन ये समझ लो भारत का ऊपरी हिस्सा है, बर्फीला हिस्सा है। तो ये कुछ समानताएं हैं, और इन समानताओं के आधार पर यह तर्क देने का कोशिश किया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया के सभ्यता से जुड़े हुए थे और उनके प्रभाव में थे, या वही लोग। ये सारे समानताओं या सिमिलरिटीज के आधार पर। अब भारतीयों को तर्क देना है कि भैया नहीं, तो उन्होंने वो चीज खोजना शुरू किया जिसके आधार पर यह बताया जा सके नहीं नहीं बाबा, मेसोपोटामिया के लोग अलग हैं, हम अलग हैं। तो उसके लिए वो तर्क देंगे। तो उन्होंने क्या तर्क दिया? उन्होंने जो पहला तर्क दिया कि मेसोपोटामिया के सभ्यता में वहां पे मंदिर जो होता था प्रमुख केंद्र होता था मेसोपोटामिया में। आज भी देखिए खुदाई होता है तो इराक में मंदिर मिल जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले इराक में मंदिर मिला है जो 5,500 साल पुराना है, कुछ दिन पहले मिला है। अब वहां पे खलबली मच गया कि यहाँ के भी मुसलमान अब प्योर मुसलमान नहीं है, वो भी कन्वर्टेड है। रियल में फैक्ट है। तो वहां की जो सभ्यता थी इराक की, मेसोपोटामिया की सभ्यता, उस सभ्यता का केंद्र था मंदिर, यानी मंदिर ही सब कुछ डिसाइड करता था। मंदिर के इर्द गिर्द ही सारा समाज विकसित होता था, जैसे आज भी होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। भारत में मंदिर का अवशेष ही नहीं मिला है। लगता है कि मंदिर है लेकिन मंदिर नहीं हो। तो पहला अंतर तो यही हो गया। अगर मेसोपोटामिया का लोग अगर यहाँ पर होते तो यहाँ पे जैसे मंदिर निर्णायक है, यहाँ भी होता मंदिर, लेकिन नहीं है। तो एक तर्क के माध्यम से उनका वो तर्क तो खत्म कर दिया गया जो ये सिद्ध करने का कोशिश कर रहे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया का। मेरी बात समझ में आई? हमने कहा
हाँ ठीक है, फिर से समझाया जाए। हमने ये कहा कि हम ये टी शर्ट पहने हुए हैं, सपोज इसी कलर का सेम टी शर्ट तुम भी पहने हुए हो। अब पूरा तुम तर्क दिए जा रही हो कि ये मेरा टी शर्ट है और आपका टी शर्ट खो गया है और आप मेरे ही तरह का टी शर्ट यूज करती थी। अब मेरे को देख लिए पहनते हुए, अब भरी हुई सड़क पे मेरे को पकड़ लिए, बोले मेरा टी शर्ट तुम पहन करके कहाँ जा रहे हो, ये मेरा टी शर्ट है, ये कलर सेम है, ये सेम है, इतना ही पुराना है, ये ब्रांड सेम है। तो बोला ठीक है, अच्छी बात है। फिर आप बोले कि आपको अपना टी शर्ट के बारे में पता था, बोले ये बताओ मेरे टी शर्ट में कहाँ पे छेद है, या तुम्हारे टी शर्ट में टी शर्ट फटा हुआ था या छेद था कहीं पे। तो बोले नहीं मेरा कहीं पे छेद नहीं था। आप हम दिखा दिए, देखो मेरा टी शर्ट में यहाँ छेद है। तो समानता हमको बहुत कुछ दिखा, लेकिन कुछ चीज हमको डिसिमिलरिटी दिखा, जिससे हम दिखा दिए कि भाई ये तुम्हारा नहीं है, हमारा अलग है, तुम्हारा अलग है। जैसे फैक्ट्री से एक ही चीज, एक ही कलर, एक ही डिजाइन, एक ही क्वांटिटी का एक साथ कई निकलता है, लेकिन जैसे जैसे लोगों के पास जाता है, यूज होने के बाद उसका कलर, उसका क्वालिटी सब चेंज हो जाता है ना। तो उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर का उतना प्रभावी भूमिका नहीं था, या मंदिर का अवशेष न के बराबर है, लेकिन यहाँ पे मंदिर केंद्र था सभ्यता का। मंदिर ही सब कुछ था, मंदिर ही शासन करता था, मंदिर ही दिशा निर्देश देता था, और मंदिर के इर्द गिर्द ही समाज विकसित हुआ था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा नहीं था। पहला डिसिमिलरिटी यह हुआ। दूसरा, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, दोनों में ही जो फ्यूनरल सिस्टम था, दफन करने के सिस्टम, उनका अलग था, हमारा अलग था। कैसे था कि यहाँ पे जो लोग को दफन किया जाता था, कब्र, तो ये कब्र में लोगों को दफनाने के बाद बड़ा भव्य बनाया जाता था। जैसे आज भी देखेंगे, सिमेट्री में जाएंगे कब्रिस्तान में तो देखेंगे कि किसी का दफन किया गया है, तो जो जितना रिच होगा उतना ही भव्य उसको बनाएगा, बड़ा सा ये लगाएगा, कब्र एकदम टाइल्स से सजवाएगा, मतलब खूब भव्य बनाने की कोशिश की जाती है। ये चीज मेसोपोटामिया और मिस्र दोनों में था। भारत में ऐसा कुछ भी नहीं था। भारत में खूब से खूब लोग अगर करते थे तो क्या करते थे कि अगर कोई उनका परिजन है, बहुत करीबी, बहुत जिनके जाने से आपको बहुत तकलीफ हुआ था, तो क्या करते थे कि अगर किसी को दफनाए, जैसे यहाँ पे तीनों ही तरह का संस्कार होता था, जलाया भी जाता था, उसके बाद फिर उसके अवशेष को हांडी में लेकर के दफन भी किया जाता था, और बॉडी को भी दफन किया जाता था, जो आज भी हिंदुओं में तीनों ही रीति प्रचलन में है। आज भी हिंदुओं में तीनों रीति प्रचलन में, मुसलमान या इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ एक ही रीति है दफन करने का, लेकिन हिंदुओं में ये तीनों पद्धति है। एक और पद्धति है बॉडी को ऐसे ही डिकम्पोज होने के लिए फेंक देना, नदी में प्रवाहित कर देना, ताकि ये कॉन्सेप्ट है उसके पीछे कि जो जल जीव है, जो मांस भक्षण करते हैं, वो खा करके अपना पेट भर लेंगे, क्योंकि अब उस बॉडी का तो यूज है नहीं, तो जल में भी बहाने का कॉन्सेप्ट है। जैसे गंगा नदी के किनारे वाले जितने भी एरिया हैं आप देखेंगे अधिकतर, तो वहां मिलता है। उस रीजन के लोग क्या करते हैं, अपने परिजन का बॉडी को नदी में प्रवाहित कर देते हैं ताकि जीव खा ले। तो हमारे यहाँ 4 तरह का स्वाधान पद्धति था, फ्यूनरल सिस्टम था। इनके यहाँ एक ही था, दफनाना है और दफना करके भव्य कब्र बनाना है। लगता है ऐसा लगे कि जो मरा है तो उसको जब भी देखें तो लगे हाँ उसका अपना है। ये कॉन्सेप्ट सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था। तो दूसरा मेजर डिसिमिलरिटीज हमको यहां दिखाई देता है। तीसरा जो दिखाई देता है कि भारत में जो स्क्रिप्ट या लिपि का प्रयोग किया गया है, जिसको कीलाक्षर लिपि कहा जाता है। लिपि, कीलाक्षर, कीलाक्षर लिपि मतलब कील जैसे होता है ना, आप कील देखे होंगे, ऐसे होगा ऐसे होगा, इस तरह की लिपि। मतलब ये जो डिजाइन है, इस डिजाइन से स्क्रिप्ट या भाषा को एक्सप्रेस किया गया, लिखा गया है। कीलाक्षर लिपि का प्रयोग किया गया है कहां पे? मेसोपोटामिया में। और इस लिपि में टोटल जो वर्ड है, अक्षर है, वो 900 है। हमारे यहाँ का भी लिपि और इसको पढ़ा भी जा चुका है।
पढ़ लिया गया है कि ये क्या लिखा गया है, कीलाक्षर लिपि। तो मेसोपोटामिया में कीलाक्षर लिपि का प्रयोग होता था, यहां भी सेम होता था, लेकिन यहां की लिपि को आज तक से नहीं पढ़ा गया। अंतर क्या है? अंतर यह है कि यहां पे जहां 400 अक्षरों का प्रयोग है लिपि का, वहीं पे भारत वाला जो है 900 है, वहीं पे भारत का जो या सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है उसमें मात्र 400 चिन्हों का प्रयोग किया गया है। जैसे चिन्ह कह सकते हैं आप कि क ख ग घ, ये चिन्ह है एक तरह से, अ आ ई, इस तरह से। यहाँ पे 900 है कीलाक्षर लिपि में और सिंधु घाटी सभ्यता में 400 है। तीसरा डिसिमिलरिटी ये मिल गया कि नहीं भैया आपकी लिपि भी अलग है, अगर हम वही होते तो लिपियां हम यहाँ पे प्रयोग नहीं करते। न तो हमारे यहाँ मंदिर है, न तो हम आपकी तरह कब्र बनाते हैं, और न तो लिपि। ये सब ऐसे मेजर चीज है जो कॉपी अगर होते तो हम उसको कॉपी करते ही, इसको छोड़ते ही नहीं। कोई अपनी लिपि छोड़ देगा, कोई अपने दाह संस्कार की पद्धति छोड़ देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। कोई मंदिर को छोड़ देगा जो पूरा सभ्यता विकसित किया था, जिसका केंद्र में था, वो यहाँ पे आएगा तो छोड़ देगा, पता चलेगा नहीं। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारा उनसे अलग था। नेक्स्ट, जो भारत का नगर नियोजन था, टाउन प्लानिंग, और जो सैनिटेशन या स्वच्छता का ध्यान रखा गया था, वो विश्व में अनोखा था, ऐसा कहीं नहीं था। अब बता रहे नेक्स्ट, ये 3 पॉइंट पे आप डिसिमिलरिटी देख लिए, लिपि के, कब्र पे और मंदिर पे। ये 3 चीज मेसोपोटामिया में था, अलग था, भारत में अलग था। मंदिर तो भारत में था ही नहीं। ओके, नेक्स्ट जो लॉजिक दिया गया है या तर्क दिया गया है, वो तर्क गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब जो तर्क से काटा गया है, डिसिमिलरिटी दिखाया गया, वो ये दिखाया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का टाउन प्लानिंग या नगर नियोजन बेजोड़ था। ऐसा नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग दुनिया में कहीं नहीं था। यानी प्लान सिटी था सिंधु घाटी सभ्यता के शहर। कैसे प्लान सिटी था? तो देख लो, सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर था वो एक चौड़ा मुख्य मार्ग होता था। जैसे आज भी टाउन डेवलप जो टाउन होता है या प्लान टाउन होता है, उसमें देखेंगे कि शहर में मुख्य मार्ग होता है जो काफी चौड़ा होता है। उससे जुड़ा हुआ, क्रॉस करता हुआ सब मार्ग होता है जो थोड़ा सा पतला होता है। अब इसी के किनारे घर बना होता है ऐसे, फिर इसके किनारे ऐसे। इस तरह से टाउन एकदम पूरी तरह से प्लान होता है। जैसे प्लान सिटी में आता है चंडीगढ़, प्लान सिटी में आता है जमशेदपुर। आप आइए जमशेदपुर, देखिए जमशेदपुर कितने बेहतर तरीके से प्लान किया हुआ है। कहाँ पे चौड़ा सड़क होगा, कहाँ पे पतला सड़क होगा, वो पतला सड़क किस बस्ती में जाएगा, वहां से कौन सा रास्ता खुलेगा। तो ये जो डेवलपमेंट था या प्लान था, ये सिंधु घाटी सभ्यता में अनोखा था, जो समानांतर काटता था एक दूसरे को, समानांतर एक दूसरे को काटता था। जैसे मुख्य मार्ग ये है, मेन रोड, फिर सहायक रोड, फिर इसको काटता हुआ ऐसे एक रोड, फिर इधर ऐसे रोड, फिर ऐसे रोड। इस तरह से एकदम पूरी तरह से नेटवर्क बना हुआ था, और ये सिस्टम कहीं भी नहीं मिलता है। बाकी जगह क्या टाउन मिलेगा? तो एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है, इधर से गली गया, गली खत्म हो गया, फिर यहाँ पे घर है, मतलब जैसे तैसे बसा हुआ है शहर है। जैसे पुराने शहरों में चले जाओ, बनारस, पाटलिपुत्र, ये सब टाउन सिटी नहीं है या प्लान सिटी नहीं है, जैसे तैसे बसा हुआ शहर है। लेकिन जो मॉडर्न सिटी है हमारा, उसको देखिए, बेंगलोर चले जाओ, ये सब सिटी प्लान सिटी है। तो ये कॉन्सेप्ट सिंधु घाटी सभ्यता में था पूरी तरह से। चौड़ी मार्ग होते थे, फिर उसको काटते हुए पतली सड़क होती थी, फिर मुख्य मार्ग जा करके दूसरे मार्ग से मिलता था, फिर सर्किल मार्ग होता था, या आप जिसको बाईपास कहते हैं, बाईपास होता था। इस तरह का प्लान था वहां पे। दूसरी ओर सड़क के किनारे किनारे नाली होता था, जो आज हम लोग बस्ती में देखते हैं, मोहल्ला में देखते हैं, कॉलोनी में देखते हैं। किनारे किनारे नाली होता था, नाली ऊपर से पूरा ढका हुआ है, और सारे घर का पाइप के थ्रू, पाइप ड्रेनेज सिस्टम थ्रू पाइप,
से 2 मंजिल से भी पानी आकर के मुख्य गटर में या नाली में गिर रहा है और नाली पूरा कवर है। एक जगह चेंबर बनाया हुआ कि अगर वेस्ट और कचरा है तो उस चेंबर में जमा हो जाए, हम उसको निकाल के फिर फेंक दें। इस तरह का प्लान था सिंधु घाटी सभ्यता में। ये टाउन प्लानिंग विश्व की अनोखी प्लानिंग थी जो कहीं भी नहीं था। हम लोग पढ़ेंगे नगरीकरण, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीकरण के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। तो चौड़ी सड़क, पतली सड़क, काटती हुई सड़क, उसके किनारे नाली, यानी कि एकदम पूरी तरह से स्टेबल ड्रेनेज सिस्टम, उसमें जमा होने के लिए बीच में चैम्बर, उसमें ताकि जो अपशिष्ट है या जो वेस्ट है जो आकर के जो नाली को जाम करता है वो उसमें गिर जाए, फिर उसको निकाल करके हटा दिया जाए, नाली प्रॉपर काम करता रहे। दूसरी ओर सफाई, स्वच्छता, एकदम चमकता हुआ रोड, लगता है कि नगर निगम वाला जैसे कैसे शहर को साफ करता है घूम घूम करके, उस तरह का व्यवस्था। ये दुनिया की एक अनोखी व्यवस्था थी जो कहीं भी नहीं थी, न तो मेसोपोटामिया, न तो सुमेरियन सभ्यता, न तो चाइनीज सभ्यता। ये सिर्फ और सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। तो है ना अनोखी बात, किया ना उसको अलग। अगर वो इसका उपनिवेश होता मेसोपोटामिया का, तो मेसोपोटामिया में इस तरह की व्यवस्था होती, कॉलोनी में कैसे डेवलप हो गया। आपके यहाँ नहीं है, जो आप खुद बनाए हैं आपके यहाँ नहीं है, मेरे यहाँ है। तो एक तर्क यह दिया जाता है। दूसरा जो तर्क दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को छोड़ करके कहीं भी दुनिया में कहीं भी ईंट का तो प्रयोग किया गया, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता ही एकमात्र वो सभ्यता थी जो पक्की हुई ईंटों का प्रयोग करता था। बाकी सब जगह जो ईंट का प्रयोग होता था वो कच्ची ईंट का प्रयोग होता था। उसी ईंट से घर बनाते थे लोग, मिट्टी के सांचा में, मिट्टी को सांचा में ये करते थे, सुखाते थे और उसको घर में बना लेते थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में प्रॉपर उसको पकाया जाता था जैसे आज पकाया जाता है, और पकाने के बाद फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी ओर हम क्या देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो ईंट था वो एक निश्चित अनुपात में बना हुआ था। उसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इस अनुपात में था, 4:2:3। 4 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर ऊंचा, इस तरह का सेट में। ये आप कह सकते हैं कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में आप कहीं भी ईंट लेने जाएंगे तो आपको इसी साइज का ईंट मिलेगा। अब सोचो कितना यूनिफॉर्मिटी था। आप मोहनजोदड़ो में घर का है बनाने, वहां के घर का ईंट निकालिए और हड़प्पा का घर का ईंट निकालिए, दोनों जगह का ईंट का साइज सेम होगा, दोनों पक्का ईंट से बना होगा और इस साइज का होगा। ये दुनिया की अनोखी बात है। 4:2:3 ऊंचाई, हाइट। जैसे आप ईंट लेंगे, जैसे ये है, ये देखो, ये है डस्टर, ये 4 मान लो 2 सेंटीमीटर ऐसे, 2 इंच, 4 इंच चौड़ा, 2 इंच, 4 इंच लंबा, 2 इंच चौड़ा, और ये हाइट, ऊंचाई दिख रहा है। तो 4, 2, 3 समझ में आ गया? हाँ, वेरी गुड। तो ये अनोखी विशेषता आपको कहीं नहीं मिलता है। दूसरी ओर भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मृदभांड यूज किया जाता था वो काला और लाल मृदभांड था। अगर मेसोपोटामिया की सभ्यता का ये उपनिवेश होता तो वहां पे जो मृदभांड यूज किया जाता था उसी तरह का मृदभांड प्रयोग होता, लेकिन यहाँ पे लाल रंग का मृदभांड होता था। मान लो ये बर्तन है, मिट्टी का बर्तन है, अब ये चारों ओर से लाल रंग का होता है, रेड कलर से पेंटेड होता है, अंदर में ब्लैक होता था, और रेड के ऊपर में 0-0 इस तरह से डॉट डॉट बूंदा बूंदी करके काला रंग का दिया होता था, जो मेसोपोटामिया में नहीं था, न तो मिस्र में था। इनकी अपनी मृदभांड की विशेषता थी। ठीक है, तो डिसिमिलरिटी यहां पर भी था। एक और डिसिमिलरिटी, दूसरा डिसिमिलरिटी यह है कि यहां पे जो मोहर का प्रयोग किया गया है, ये मोहर दरअसल एक तरह से करेंसी नहीं था, ऐसा नहीं था कि मुद्रा था जिसको हम एक्सचेंज में यूज करते हैं।
जैसे आप मिडिल एज में जाएंगे तो मुगलों के काल में सोने की मुद्रा को मोहर कहा जाता था। मोहर, सोने के मुहरे कहा जाते थे। गुप्त काल में उसको दिनार कहा जाता था। आज हम गोल्ड कॉइन कहते हैं, सोने का सिक्का कहते हैं। तो सिक्का धातु का बना हुआ है। यहाँ पे जो मोहर मिलता है वो एक तरह से सील है। सील का मतलब कि आप देखे होंगे कि जैसे आपका कोई प्रॉपर्टी है, मान लीजिए बोरा में कोई सामान आप भेज रहे हैं कहीं पर, तो आप उसको उसके साथ अपना वो मोहर लगा देते थे। जैसे मोहर ठप्पा होता है तो मिट्टी का सेल खड़ी का मोहर उसके साथ बांध दिया जाता था कि ये फलना जगह का है, इससे पता चलता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहर का प्रयोग किया गया वो वर्गाकार है, इस शेप में। मेसोपोटामिया का मोहर देखेंगे तो बेलनाकार है, ऐसे। बेलन जो होता है ना, ऐसे 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 बेलन देखे ना, मम्मी लोग के पास हाथ में होता है, इससे सारा काम करवा लेती है। वो उनका सब हर तरह काम किया है। मन किया तो प्रक्षेपास्त्र भी है, मिसाइल का भी काम करता है। जहाँ रहेगी वजह से फेंक के मार देगी, नजदीक है तो उसी से मार देगी। ठीक है। तो जो मेसोपोटामिया का जो मोहर है वो बेलनाकार है, और आपके यहाँ का जो मोहर है वो वर्गाकार है। अक्सर सवाल पूछा जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता का मोहर कैसा था? वर्गाकार, स्क्वायर शेप में, और इनका बेलनाकार था। हो गया ना मौलिक अंतर। अगर यहीं के होते तो फिर इन्हीं की तरह का नहीं मोहर यूज करते। दूसरा, ये सेल खड़ी का बना होता था। सेल खड़ी एक मिट्टी होती है, एक विशेष प्रकार की मिट्टी, सेल खड़ी, जो आप चाहेंगे तो ऐसे टूट सकता है। परतदार चट्टान होता है सेल खड़ी, उसी विशेष मिट्टी से यहाँ का मोहर बनता था, जो अपने आप में अनोखा था। समझ में आ गया? हाँ, सेल खड़ी की मोहर से मोहर सिंधु घाटी की बनती है। तो ये सिमिलरिटी यानी इन सिमिलरिटी के आधार पर जो गार्डन साइड, मार्टिन व्हीलर, क्रैमर, संकालिया ने दिया, उनके तर्कों को इन साक्ष्यों के आधार पर काट दिया गया। बोला गया नहीं, तुम्हारी तर्क बकवास है, तुम 4 तर्क दिए थे, हमारे पास 8 तर्क है, देख लो हम तुमसे अलग हैं। अब भारत के लोग तर्क देंगे कि नहीं नहीं, हम लोग अलग हैं। कैसे अलग हैं? किस तर्क पर यह सिद्ध किया जाएगा कि यहाँ के लोग क्यों अलग हैं और कैसे अलग हैं? अगर अलग हैं तो फिर कौन है वो बात भारतीय इतिहासकार के द्वारा दिया जाएगा या देसी इतिहासकारों के द्वारा दिया जाएगा, जिसकी बात हम लोग नेक्स्ट कड़ी में पढ़ेंगे।